हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फिलोसफी विद श्रेष्ठम का जी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरी वीक मैं वेडनेसडे एंड फ्राइडे को क्लास लूँगी। लास्ट वीक मैंने वेडनेसडे को वेस्टर्न एथिक्स का इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था, जहाँ पे मैंने जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था दैट व्हाट इज़ एथिक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथिक्स, हाउ इट कम्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ फिलोसफीज। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। बहुत ही शॉर्ट क्लास था बिकॉज इंट्रोडक्शन था। मैंने बताया था कि मैं उसी हिसाब से आगे का क्लास कंटिन्यू करूँगी। वेडनेसडे को क्लास लूँगी वेस्टर्न एथिक्स की एंड फ्राइडे को कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसफी का। बट लास्ट जो फ्राइडे था उस दिन मैं क्लास नहीं ले पाई बिकॉज मेरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्क पड़ गया था उस दिन, तो मैं नहीं ले पाई थी क्लास। तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट क्लास में जो मैं वहाँ पे भी इंट्रोडक्शन ही करने वाली थी फ्राइडे में, कंटेम्पोररी इंडियन फिलोसफी का इंट्रोडक्शन में कौन सा फिलोसोफर है, उनका बैकग्राउंड, यही सब बताने वाली थी। तो वो मैं जो नेक्स्ट क्लास इस फ्राइडे को अपलोड करूँगी उसके साथ ही मैं इंट्रोडक्शन पार्ट भी ऐड कर दूँगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे। कुछ लोगों ने बोला था कि यूनिट 10 के शॉर्ट्स नोट चाहिए उनको। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि यूनिट 10 में क्या होता है कि जो भी टॉपिक है वो उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना होता है, तो वो आप किसी भी गाइड बुक से या इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो। पर क्योंकि आपने मांगा था वो नोट, तो मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो पाए सारे टॉपिक का शॉर्ट क्या मीनिंग है उस चीज़ का। जैसे मान लो एनवायरमेंटल एथिक्स, हाँ, फिर तुम्हारा हो गया व्हाट इज़ अप्लाइड एथिक्स, फिर व्हाट इज़ यूथनेशिया, तो उसका जो डिवीजन है। तो ये सारी चीज़ें मैं शॉर्ट करके नोट रेडी कर रही हूँ। जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो नोट अपलोड कर दूँगी। तो जो भी क्वेश्चन आते हैं मानो, तो वो सारे उस नोट्स में कवर होंगे। जैसे कि कुछ भी शॉर्ट नाम के, इसका फाउंडर कौन है, इस बुक का नाम कौन है, मतलब ये जो बुक है इसका ऑथर कौन है, ये सारी चीज़ें होगी। तो वो नोट मैं जितना जल्दी हो पाए मैं अपलोड कर दूँगी। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू आवर क्लास। सो मैंने बताया था कि आज मैं प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करने वाली हूँ वेस्टर्न एथिक्स। ओके, तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे कि आज मैं ये सारे टॉपिक के बारे में बात करूँगी। गुड, राइट, जस्टिस, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड कार्डिनल वर्च्यू। ओके, सो पहले हमें ये चीज़ याद रखनी होगी कि क्योंकि हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, सो एथिक्स मीन्स हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। जिन लोगों ने मेरा क्लास देखा है उनको पता होगा व्हाट इज़ एथिक्स। एथिक्स मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉरल कॉन्डक्ट और लाइक अ कस्टम और अ हैबिट, राइट। तो क्या है कि गुड एक्शन परफॉर्म करना इज़ अ हैबिट। बिकॉज मान लो कि आप किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन आपके सामने हो, आप उस सिचुएशन में हर टाइम गुड ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब कितना भी आपके पास मतलब ऑप्शन हो गलत करने का, फिर भी आप हमेशा गुड को ही चुन रहे हो। सो दिस इज अ मॉरलिटी। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मॉरल जजमेंट एंड मॉरल प्रिंसिपल इज अ टू डिफरेंट थिंग। ओके, मतलब प्रिंसिपल क्या है कि एक रूल्स है, उसके बिहाफ पे हम जब कोई डिसीजन लेते हैं दैट इज जजमेंट। ओके ओके, सो पहले हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ये जो भी टॉपिक है आप लोग सिलेबस फॉलो करोगे तो सिलेबस में आप लोगों को दिखेगा कि ये सारी टॉपिक सिलेबस पे गिवन है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज गुड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गुड। तो हम सबको पता है कि गुड मतलब हम क्या बोलते हैं, अच्छा है, ठीक है। तो ये जो गुड टर्म है और ये जो राइट टर्म है, आर बोथ दिस टर्म्स आर सिमिलर विथ ईच अदर। इस पे क्या फर्क क्या है, गुड टर्म और राइट टर्म में फर्क क्या आ रहा है। यूजुअली हम गुड का मतलब क्या बोलते हैं, अच्छाई, और राइट मतलब जो सही है। तो अच्छाई और जो सही है इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। तो एथिक्स में हमको वही मिलेगा कि व्हाट इज द गुड एक्शन एंड व्हाट इज द राइट एक्शन। राइट एक्शन मतलब जो हम रूल्स या फिर नॉर्म्स को फॉलो करके कर रहे हैं। मतलब हम बोल रहे हैं कि यूजुअली इट इज अ राइट एक्शन टू सपोर्ट द इनोसेंट पर्सन। मान लो कि कोई मर्डर हुआ है, वहाँ पे जो मर्डरर है उसको सपोर्ट करना ऑब्वियसली राइट एक्शन नहीं हो सकता या फिर राइट वर्क नहीं हो सकता। तो मान लो कि जो मर्डरर है
तो उसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर मान लो जो विक्टिम है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो यूजुअली हम वही बोलते हैं कि विक्टिम को हम सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज़ अ राइट एक्शन टू डू। बट मान लो कि जिसको हम मर्डरर समझ रहे हैं वो शायद इनोसेंट है, पर अगर वो इनोसेंट है स्टिल हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, देन क्या वो राइट एक्शन होगा? क्योंकि हमें पता नहीं था कि वो इनोसेंट है, पर हमने मान लिया कि वो पर्सन गुनहगार है और हमने उसको बोल दिया कि वो पर्सन बहुत ही गलत है, और ये करके जो एक्चुअल में मर्डरर है हमने उसको विक्टिम समझ के उसका सपोर्ट कर दिया। तो इस बेसिस पे क्या होगा कि हमने एक्चुअली रॉन्ग एक्शन का सपोर्ट किया, राइट? तो इसीलिए राइट एक्शन और गुड एक्शन दोनों अलग चीज़ है। राइट एक्शन मतलब ये करना चाहिए, ये रूल्स है, पर मान लो कि कोई ऐसा रूल्स है जिसको फॉलो करने से शायद आपको बहुत प्रॉब्लम होगी या फिर आपके जान पे बलि आएगी, तो तब आप क्या करोगे? तब आप वो रूल नहीं फॉलो करोगे, ऑब्वियसली आप पहले खुद को प्रोटेक्ट करोगे, राइट? तो यही डिफरेंस है, राइट एक्शन एंड गुड एक्शन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गुड एंड द टर्म राइट? तो जैसे मान लो कि हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने बोला जैसे कि उस काम को हम बोलते हैं वेरी गुड, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, ऐसे बोलते हैं, राइट? तो ये जो टर्म है गुड और ये जो टर्म है राइट, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंट चीज़ है? देखने में या फिर सुनने में तो एक ही लगता है कि सही, अच्छाई, सिमिलर वर्ड लगते हैं, पर एक्चुअल में ये दोनों वर्ड सिमिलर नहीं है। तो ये जो टर्म है गुड, ये टर्म जर्मन वर्ड गट से आया है। गट, हम नहीं बोलते गट फीलिंग, राइट? तो ये जर्मन वर्ड गट से आया है, विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स अ थिंग इज generally said to be good when it is valuable for some end। मान लो कि हम बोलते हैं कि कोई भी काम हम कर रहे, कोई भी एक्शन हम परफॉर्म कर रहे, अगर वो एक्शन के पीछे कोई एक चीज़ हो या फिर मान लो कोई एक गोल सेट है और वो गोल अचीव करने के बाद वो हमारी लाइफ में या किसी दूसरे बंदे की या बंदी की लाइफ में कोई वैल्यू सेट कर रही है, दैट इज़ वाई हम उस एक्शन को गुड बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि हम रास्ते से जा रहे थे, कोई आदमी अचानक से गिर गया, तो हमने उसको हेल्प किया, ठीक है? तो उसके बाद कोई दूसरा पर्सन, थर्ड पर्सन जो बाहर से व्यूअर्स है, तो वो देख के बोला कि यू डिड अ गुड जॉब। मतलब क्या है कि मैंने जो चीज़ की, किसी की मदद की, तो वो चीज़ क्या हो रहा है, एक्चुअल में एक वैल्यू पुट कर रहा है किसी एंड में। मैंने जो गुड एक्शन परफॉर्म किया उसका एक्चुअल गोल क्या होगा? मतलब मान लो कि मैं अच्छा ही काम कर रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, सोसाइटी में एक वैल्यू पुट हो रही है, सोसाइटी में मैं एक इन्फॉर्मेशन भेज रही हूँ कि ऐसा रास्ते पे या कहीं पे भी अगर आपको मौका मिले तो आप दूसरों का किसी मतलब मेरा फ़ायदा होगा ये सोच के नहीं, किसी भी तरीके से आप दूसरों का हेल्प करो, राइट? तो ये चीज़ कि किसी भी चीज़ को हम गुड तभी बोलेंगे जब वो चीज़ एक्चुअल में गुड है एंड वो कुछ वैल्यू पुट कर रही है। जैसे हम सोना को बोलते हैं सोना इज़ वेरी, गोल्ड इज़ वेरी वैल्यूएबल। क्यों बोलते हैं? वो खुद ही में खुद बहुत वैल्यू रखता है, कोई दूसरे चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है उसको, कोई भी दूसरा जो भी पत्थर है उनकी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। गोल्ड खुद में ही एकदम बहुत महंगा है, राइट? क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा वैल्यू है जो दूसरों के साथ बैठेगा। किसी भी मान लो सोने की अंगूठी में हम उस पर हीरा डाल रहे या कोई भी चूनी डाल रहे या कोई भी पत्थर डाल रहे, तो सोने के साथ बैठ के उसका चमक बढ़ जाता है, बिकॉज सोना बहुत वैल्यूएबल है खुद में। तो गुड एक्शन या गुड जो टर्म है ये इसी चीज़ को मीन करता है। और राइट वर्ड के किस चीज़ को मीन करता है? मैंने पहले ही बताया कि रूल्स या नॉर्म्स को। मतलब मान लो हम बोलते हैं कि ये चीज़ करना सही है, एग्ज़ाम के टाइम पे चीटिंग करना सही नहीं है, दिस इज़ अ रॉन्ग एक्शन, राइट? या फिर आप किसी को देख रहे हो, आपके सामने किसी का मर्डर हो रहा है एंड आप जाके उसको नहीं बचा रहे हो, दिस इज़ नॉट अ राइट एक्शन, दैट मीन्स दैट इज़ अ रॉन्ग एक्शन। तो ये जो हम बोलते हैं कि ये सही है, ये करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी नहीं है, ये करना चाहिए आपको, ये करना नहीं चाहिए, सो ये जो हम रूल सेट कर देते हैं ना, नॉर्म सेट कर देते हैं सोसाइटी के कि आपको ये करना है, आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप
एस्टैब्लिश होना चाहते हो तो आपको जॉब या बिजनेस या कुछ भी करना होगा, आपको एस्टैब्लिश होना ही पड़ेगा। मान लो किसी का मन है कि वो जॉब नहीं करेगा या फिर वो काम नहीं करेगा, तो उसको नहीं करना है, राइट। पर सोसाइटी कुछ रूल्स नॉर्म सेट कर देती है, जैसे कि मान लो कि हो सकते बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके घर वालों ने फोर्स किया है कि आप यूजीसी नेट सेट दो, शायद उनको पसंद ही नहीं है, हो सकता है कि उनको कुछ और बनना है, पर घर वाले फोर्स कर रहे, तो घर के रूल्स के हिसाब से या नॉर्म्स के हिसाब से वो चल रहा है। पर मान लो कि आपको कुछ और करना है, आपको लग रहा है शायद आपको सिंगिंग करनी है, या फिर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर आपको कुछ बड़ा करना है, हो सकता है कुछ डिफरेंट आपके गोल्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, ज़रूरी नहीं जो हमें पता है वही होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली हमारा रूल्स या नॉर्म्स आता है। तो ये जो वर्ड है राइट, ये लैटिन वर्ड रेक्टस से आया है, और ये रेक्टस वर्ड का क्या मीनिंग है, अगेन अकॉर्डिंग टू द रूल। तो जो काम हम कर रहे हैं या जो भी एक्शन हम परफॉर्म करेंगे, वो सारे एक्शन हम ऐसे ही परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, मतलब रूल या प्रिंसिपल के गाइडेंस के इख्तियार में हम करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये फिर क्या है कि अगर हम किसी भी एक्शन को बोलेंगे कि इट इज़ अ राइट एक्शन, मतलब वो एक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल होगा। अगर अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं होगा तो उस एक्शन को हम राइट एक्शन नहीं बोलेंगे, ओके। सो दिस इज अ मीनिंग ऑफ गुड एंड मीनिंग ऑफ राइट। So now we have to elaborately understand that what is right. जैसे कि मैंने बताया कि right जो टर्म है वो लैटिन वर्ड रेक्टस से आया है, which means according to the rule. देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि when an action is said to be right, it means that it conforms to a law or rule. मैंने पहले ही बताया कि जब हम किसी भी एक्शन को बोल रहे हैं कि this is a right action to perform और दिस इज़ अ राइट एक्शन टू ओबे, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब यही होगा कि वो एक्शन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द रूल और अकॉर्डिंग टू द लॉ है। कौन सा लॉ की बात यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मॉरल लॉ की बात हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे मॉरल लॉ की बात हो रहा है, मॉरल लॉ या फिर मॉरल रूल, जो हमारे एथिक्स के अकॉर्डिंग रूल्स है उसके हिसाब से, ओके। So every law rule presupposes an end which is realized by it. तो मान लो कि किसी भी लॉ में या किसी भी प्रिंसिपल पे हम क्या करते हैं कि हमने क्या सोचा है कि अगर किसी भी इंसान को हम मर्डर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ये धारा लगेंगे, ये क्राइम के हिसाब से ये आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम किसी भी सिचुएशन को एज्यूम करके कर रहे हैं, एक्चुअल में वो सिचुएशन हुआ है उसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन मेक नहीं हुआ है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले से ही बना हुआ था, राइट। तो कैसे बना, यही सिचुएशन को सोच के कि मान लो कि ऐसा ऐसा सिचुएशन आएगा, कहीं पे किसी का मर्डर हो गया, कहीं पे किसी का किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हो गई, कहीं पे किसी के साथ धोखा हो गया, कहीं पे डिवोर्स हो गया, जानबूझ के डिवोर्स कर दिया, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में क्या क्या धारा लग सकती है, क्या क्या सोसाइटी में हमारे जो जजमेंट है वो कैसे जजमेंट हम दे सकते हैं। मान लो कोई जानबूझ के किसी को इंटेंशनली हर्ट करना चाह रहा है या इंटेंशनली किसी को मारना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो उस अकॉर्डिंगली लॉ बनते हैं, राइट। तो हम ऐसा चीज़ सोचते हैं कि अगर मान लो कि ये लॉ हम बनाएंगे किसी एक चीज़ को या किसी भी एक गोल को या किसी भी एक सिचुएशन को हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके हिसाब से ये होगा, ठीक है। तो ये जो एंड और गोल है यही एक्चुअली क्या होता है कि ये सबसर्व्ड होता है लॉ के बेस पे, और इसी को हम गुड बोलते हैं कि हम मतलब देखो ये राइट वर्ड के साथ गुड वर्ड हमारा सब ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्टेड है पर दोनों की मीनिंग सेम नहीं है, ठीक है, मीनिंग में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर इसके हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो राइट वर्ड है ये राइट वर्ड एक्चुअली गुड वर्ड के सब ऑर्डिनेट है, और इट मीन्स राइट का मीन्स भी वही होता है कि गुड होना, ठीक है। फिर राइट वर्ड जो है वो सब ऑर्डिनेट टू विच वर्ड, सब ऑर्डिनेट टू गुड वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो गुड है इसका मतलब सिर्फ अच्छा, सिर्फ जो चीज़ हमारा एक्शन, जो चीज़ कोई वैल्यू रख रहा है सिर्फ उसी चीज़ को बोला जा रहा है एथिक्स पे, एक्चुअली नहीं। यहाँ पे सुप्रीम या फिर हाईएस्ट
गुड की बात किया जा रहा है, हाईएस्ट गुड, जिसे समम वमनम बोला जाता है, लैटिन वर्ड सनम वनम। हमने सेंट ऑगस्टिन के वहाँ पे, फिर एरिस्टोटल में भी ये चीज़ देखा है, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट या फिर सुप्रीम गुड। हाँ, तो उस चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है कि हाईएस्ट गुड या फिर सुप्रीम गुड, ठीक है। तो ये क्या हमारा राइट। तो ये जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रही हूँ ना, राइट, गुड, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है कि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पर जो थ्योरी में हम जाएंगे ना बाद में, मील का, बेंथम का, ठीक है, कांट का, तो उसके लिए ये सारे टॉपिक समझ में आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब सेकंड हम देखेंगे जस्टिस। हम सबको पता है दैट व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस। तो जस्टिस का क्या मतलब होता है कि न्याय, राइट। तो न्याय, तो हर एक सिचुएशन में हमारे पास दो ऑप्शन होता है कि अगर हमारे पास ऑप्शन है, मान लो कि एक हम सही का साथ दें और एक हो सकता है हम गलत का साथ दें। हमारे पास हमेशा हमेशा हर एक सिचुएशन में वी हैव टू ऑप्शंस टू सिक्योर और टू चूज, ठीक है। मान लो कि कोई एक सिचुएशन है जहाँ पे अगर आप राइट का साथ देते हो तो आपको शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, या फिर दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप रॉन्ग का साथ दोगे तो आपको शायद बहुत फ़ायदा होगा। तो उस टाइम पे आप लोग यूजुअली ह्यूमन बीइंग के नेचर जैसे है, क्योंकि हम लोग रैशनल एनिमल बीइंग हैं, तो हमारा हमेशा दिमाग ऐसे चलता है कि जहाँ पे फ़ायदा है ज़्यादा हम वहीं पे ज़्यादा जाते हैं, या फिर वहीं पे हम उसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मान लो कि जो रॉन्ग एक्शन है वो परफॉर्म करके हमको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो हम यूजुअली ह्यूमन बीइंग जो लोग नहीं सोचते कि आगे क्या होगा, या फिर हमारे लाइफ में अगर हम गलत काम करेंगे तो उसका रिएक्शन या फिर उसका रिजल्ट भी गलत आ सकता है, जो लोग ये नहीं सोचते तो वो क्या करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है वहीं पे जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कि रॉन्ग एक्शन का आप साथ दे रहे हो, तो क्या जो इनोसेंट पर्सन है जिसके साथ रॉन्ग हुआ है उसके साथ जस्टिस हो रही है। जस्टिस मतलब क्या, जस्टिस मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी बीइंग हो, ठीक है, किसी के साथ अगर गलत हुआ है या गलत हो रहा है, वी हैव टू रेज आवर वॉइसेस टू प्रोटेक्ट दैट बीइंग, राइट। तो जस्टिस मतलब वही है। एथिक्स हम पढ़ रहे तो हम बस ह्यूमन बीइंग होना नहीं सीख रहे, हम हमारे अंदर ह्यूमैनिटी ला रहे हैं, या फिर कोशिश कर रहे कि ह्यूमैनिटी ला पाए। बस इंसान होने से ही इंसानियत नहीं आ जाती है, सबको पता है ये चीज़, राइट। तो इंसान होने से हमारे अंदर इंसानियत नहीं आएगी, तो इंसानियत लानी होगी। तो जब भी हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि हम कुछ ऐसे डिसीजन हम करेंगे अगर, तो उससे किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, तो हम सही का ही साथ देंगे। तो जस्टिस एक्चुअली, जस्टिस जो वर्ड है ये एक्चुअली ये भी काइंड ऑफ अ मॉरल प्रिंसिपल ही है, क्योंकि ये चीज़ बहुतों की ज़िंदगी बना भी सकती है, बर्बाद भी कर सकती है। किसी अगर पर्सन के साथ, किसी इनोसेंट पर्सन के साथ अगर इनजस्टिस होगा तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ऐसा होता है, जनरली ऐसा बहुतों के साथ होता है। हमेशा बस हम सही का साथ नहीं देते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत का साथ देते हैं, तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो ये जो जस्टिस है बेसिकली एथिक्स में ये एक्चुअली एक मॉरल प्रिंसिपल के हिसाब से ही ट्रीट किया जा रहा है, ये एक्चुअली एक मॉरल प्रिंसिपल है। एंड ये सारे जो इंडिविजुअल है, ठीक है, सारे इंडिविजुअल्स को या फिर ह्यूमन बीइंग्स को, देखो यहाँ पे हम जब राइट एक्शन रॉन्ग एक्शन की बात कर रहे तो यहाँ पे कोई दूसरा बीइंग नहीं आएगा ना, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग ही आएंगे, क्योंकि जो जानवर होते हैं या फिर जो ऐसे पशु पक्षी वाले जो है उनके पास बोलने का इंडिपेंडेंसी नहीं है, राइट। तो ह्यूमन बीइंग ही सोच सकता है,
ह्यूमन बीइंग को ही इंटेलिजेंट बीइंग बोला जाता है, रैशनल बीइंग बोला जाता है। तो सही काम करना, गलत काम करना ये इंसान ही करते हैं। आपने कभी देखा है किसी भी जानवर को, कोई भी किसी के घर का जो डॉग है वो जाके किसी को मर्डर करके आए? नहीं करते। अगर आप उसको मारोगे या फिर आप उसको इन्फ्लुएंस करोगे तो शायद वो आपको काट दे, बट जनरली ऐसा नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए ये इंडिविजुअल्स के ऊपर ही होता है ऑब्वियसली। तो हर एक इंडिविजुअल्स के लाइफ का जो रीज़न है, लाइफ का जो एक्शन है, वो सारी चीज़ इंश्योर करता है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो जस्टिस होगा या वो जस्टिफाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअली किस चीज़ पे फोकस करता है? ये एक्चुअली फेयरनेस पे, कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्या है कि यहाँ पे जस्टिस में एक्चुअली फेयरनेस की बात की जा रही है। फेयरनेस मतलब मान लो कि किसी भी चीज़ पे, मान लो जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ये जो टर्म है ना, ये हमको मिलेगा हमारा सोशल पॉलिटिकल जो फिलोसफी है वेस्टर्न, मतलब यूनिट 8, वहाँ पे भी रॉबर्ट नॉजिक, वहाँ पे मिलेगा फेयरनेस ऑफ इक्वालिटी। तो क्या बोला जाता है कि मान लो कि एक कंपनी में लड़का लड़की दोनों ही काम कर रहे हैं, तो अगर मान लो कि लड़के का ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है और लड़की का नहीं हो रहा है बिकॉज वो लड़की है, या फिर लोग ऐसे सोच रहे हैं कि लड़की ज़्यादा काम नहीं कर सकते, या फिर उल्टा भी हो सकता है, कोई लड़की उसको ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल रही है और एज वेल एज वो जो लड़का है वो भी बहुत मेहनत कर रहा है पर उसको इंक्रीमेंट उतनी नहीं मिल रही है। तो उसी चीज़ की बात बोली जा रही है कि हर एक सिचुएशन में, नॉट लाइक कोई मॉरल एक्शन, नॉट लाइक कि कोई सही गलत का, या फिर किसी का खून हुआ, किसी के साथ गलत हुआ तो जस्टिस करना है, नहीं, हर एक सिचुएशन में, ठीक है। हर एक सिचुएशन में, जैसे मान लो कि मैं टीचर हूँ तो मेरे लिए सारे स्टूडेंट इक्वल है, कोई ज़्यादा अच्छा कोई ज़्यादा बुरा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है ना, टीचर और प्रोफेसर का, इस प्रोफेशन में मैं लाखों स्टूडेंट लोगों के साथ कम्युनिकेशन होती है, आगे जाके और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, राइट। तो इतने सारे स्टूडेंट के साथ जब हम कम्युनिकेट करेंगे, आप लोग भी करोगे जब आप प्रोफेसर बन जाओगे, तो तब क्या होता है कि कोई स्टूडेंट हो सकता है कि किसी बैच में कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ाई में हो, बाकी शायद ना हो, तो बस आप जो अच्छा है उसको ही आप प्रायोरिटी दे रहे हो, या उसको ही आप सारे चीज़ समझा रहे हो और बाकियों को आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। या फिर मान लो किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप उसको भाव ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी में बस वो अच्छा वाला बच्चा है। तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो फेयरनेस होनी चाहिए। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे ही इक्वल होने चाहिए आपके नज़र में, क्योंकि आप एक टीचर या फिर प्रोफेसर बन रहे हो, ठीक है। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आप लोग भी यूजीसी नेट से पास करके उसके बाद आप भी प्रोफेसर ही बनने जाओगे, राइट। तो तब भी आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, चाहे हो सकती है आपकी पसंदीदा कोई स्टूडेंट हो, वो बहुत अच्छा हो सकता है, आप उसको हेल्प कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकियों को हेल्प नहीं करोगे। तो यहाँ पे जस्टिस पे फेयरनेस की चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फेयर होना पड़ेगा, हर एक सिचुएशन में आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारा नहीं होता, कि हमारा फेवरेट चीज़ हो सकता है कोई चीज़, कोई इंसान हमें पसंद हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता है, पर जब हम किसी भी चीज़ को प्रिंसिपल बनाएंगे या किसी भी चीज़ को, किसी रूल को फॉलो करेंगे, तब हम हमारा प्रेफरेंस साइड में कर देंगे। जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड में नहीं बताया जाता है कि हम कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे, तो वही चीज़ कि यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होगा, यहाँ पे जस्टिस होगा, मतलब फेयरनेस रहेगी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं रहेगा कि हमारा कोई मान लो प्रेफरेंस है, हम बस उसके साथ ही सही करेंगे और बाकी जो पर्सन जिनको हम जानते ही नहीं है, उसका कोई प्रेफरेंस ही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसके साथ हम गलत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा होएगा तो फिर उस चीज़ को हम जस्टिस नहीं बोल सकते कंप्लीटली, ओके। अच्छा, तो ये जो जस्टिस है, ये जस्टिस ना डिफरेंट टाइप का होते हैं एथिक्स पे। तो जैसे हम यूनिट 8 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं कराऊंगी पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अच्छा देखो,
तो जस्टिस में क्या है, एरिस्टोटल ने जैसे बताया था यूनिट 8 में, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, इन सब के बारे में एरिस्टोटल ने बताया था। जस्टिस का जो टॉपिक है प्लेटो, एरिस्टोटल, तो वहाँ पे एरिस्टोटल ने बताया था। तो यहाँ पे देखो बेसिकली जस्टिस इन 5 हिस्सों में डिवाइड होता है। इसके अलावा भी होता है सोशल जस्टिस, हाँ, एथिकल जस्टिस होता है। तो ये मेन है। एक तो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दूसरा है रिट्रीब्यूटिव, रिस्टोरेटिव, प्रोसीड्यूरल एंड कंपेंसेटरी जस्टिस। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब क्या है, फॉर ऑल। कोई भी चीज़ मान लो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मान लो कि हमारे पास 100 पेन है, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में। तो मान लो कि कोई स्टूडेंट हमारा बहुत खास है, हम उसको 10 पेन दे रहे और बाकियों को 1-2 करके, मान लो कि 100 स्टूडेंट हैं, उनमें से कम पड़ जा रहा है क्योंकि एक को हमने ज़्यादा दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो अगर ऐसा होगा सो दैट इज़ नॉट जस्टिफिएबल, वो सही नहीं होगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब क्या, कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी, फॉर ऑल इक्वल होगा, ठीक है, कोई पार्शियलिटी नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। वो क्या है, दैट इज एक्चुअली फोकसेस ऑन व्हाट, फोकसेस ऑन द फेयर एप्लीकेशन ऑफ पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। मान लो कि कोई चीज़ हम गलत कर रहे, जैसे हम पढ़ेंगे, हाँ, हमारा जो पनिशमेंट का थ्योरी है वहाँ पे हम पढ़ेंगे डिटरेंट और प्रिवेंटिव, देन रिट्रीब्यूटिव, देन रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे क्या बोला जाता है कि रिट्रीब्यूटिव में सबको पता है कि आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत बोला जाता है, कि आप जैसा करोगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा या फिर आपको वैसा ही फल मिलेगा। आप अगर मुझ पे एक पत्थर उठा के मारोगे तो मैं आप पे भी पत्थर ही मारूंगी, ठीक है। तो ये चीज़, तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि जब हम किसी भी एक्शन, ये जस्टिस किसके बारे में बात किया जा रहा है, पनिशमेंट के बारे में ही बात किया जा रहा है कि मान लो किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके साथ भी वही होगा। कोई आपका अगर मान लो आपके फैमिली मेम्बर को किसी ने मर्डर किया है तो आप भी जाके उसको या फिर उसके फैमिली मेम्बर को मर्डर करोगे, इक्वल होगी, ठीक है। ओके, रिस्टोरेटिव जस्टिस क्या है, रिस्टोरेटिव जस्टिस मतलब कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, हाँ, कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ में मान लो कि किसी को हार्म पहुंच रही है, किसी को शायद हर्ट हो रहा है, तो उस चीज़ को हम रिपेयर करेंगे ताकि हम जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उससे किसी को भी हार्म ना पहुंचे, ठीक है। ओके, प्रोसीड्यूरल जस्टिस क्या है, प्रोसीड्यूरल जस्टिस एक्चुअली है कि यहाँ पे एक हम डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक डिसीजन जो ऑब्वियसली फेयर होगा, इम्पार्शियल होगा, किसी के ऊपर हम पार्शियलिटी नहीं करेंगे, ठीक है, और जो सही होगा। प्रोसीड्यूरल मतलब किसी भी डिसीजन, मान लो कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे फेवरेट बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद हैं, पर अगर वो इंटरव्यू में सही नहीं कर रहे तो हम उनको गाइड करेंगे ताकि वो नेक्स्ट बार अच्छा करे, पर क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट हैं तो हम उसको ले नहीं लेंगे बुरा इंटरव्यू देने के बाद, राइट। सो दैट इज प्रोसीड्यूरल जस्टिस। कंपेंसेटरी जस्टिस क्या है, मान लो कि हम किसी के साथ कोई एक डील कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक डील कर रहे हैं किसी के साथ, तो वो जो डील हम कर रहे हैं वो डील हमारा कंपेंसेट होना चाहिए, ठीक है, उस डील में फेयर डील होनी चाहिए, दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है, ऐसा डील हम करेंगे। हम ऐसा डील नहीं करेंगे जिसमें बस हमको फ़ायदा हो रहा है, दूसरे जो क्लाइंट है उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ अ बेसिकली थ्योरी ऑफ जस्टिस। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, गुड देन राइट, देन गुड एंड बैड एक्शन, राइट एंड रॉन्ग एक्शन, ऑब्वियसली हमें पता है कि जो एक्शन का रिजल्ट सही आ रहा है तो दैट इज़ गुड एक्शन और राइट एक्शन, और जिस एक्शन का रिजल्ट गलत आ रहा है, किसी को मर्डर करना, दैट इज़ अ इविल एक्शन, राइट। तो ये सारी चीज़ें, राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, देन जस्टिस, देन ऑब्लिगेशन, देन ड्यूटी, तो ये जो सारे कंसेप्ट है ना, ये उस बुक में, वो जो मैकेंजी वाला बुक है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। बट स्टिल क्योंकि मैं ये पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैं जो भी नोट लिख रही हूँ ये आप ऑब्वियसली, मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोग ये नोट डाउन कर रहे हैं, पर फिर भी मैं जो पढ़ा रही हूँ वो चीज़ मैं डिटेल्स में एकदम लाइन बाय लाइन तो नहीं पढ़ा रही हूँ ना, मैं कंसेप्ट लाइन बाय लाइन समझा रही हूँ।
तो मैं वो चीज़ PDF करके ग्रुप में सेंड कर दूँगी, ठीक है। और अगर मान लो कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप चाहते हो कि मैं पूरा एकदम रीडिंग करके आपको सारे लाइन का मीनिंग समझाऊँ, तो आप लोग कमेंट में बताना, तो वो भी मैं एक डिफरेंट क्लास ले लूँगी उसका, ठीक है। वो चीज़ करेंगे। जो जैसे मान लो कि यूनिट 5 है, वहाँ पे लाइन बाय लाइन ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ईच एंड एवरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे मैं वैसे ही क्लास लूँगी, ठीक है। पर जो चीज़ समझा जा सकता है, जहाँ से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन नहीं आता, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो चीज़ वैसे ही बनाऊंगी। ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। ये दोनों टॉपिक मैं एक ही साथ में बता देती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा एकदम टफ टॉपिक तो नहीं है। ओके, एक है ड्यूटी और एक है ऑब्लिगेशन। अच्छा, हम नहीं बोलते कि ये मेरा ड्यूटी है। मान लो कि हम बोलते हैं कि सच बोलना ड्यूटी है। सच बोलना ड्यूटी है हमारा। ऑब्लिगेशन में क्या बोलते हैं कि ये हमारा ड्यूटी का क्या होता है, कर्तव्य है। और ऑब्लिगेशन में क्या होता है, आई ऑब्लाइज टू डू दैट, मतलब करना ही पड़ेगा मेरे को, ऐसा हो रहा है। पर ड्यूटी में ऐसा नहीं हो रहा है, ड्यूटी में भी करना ही पड़ेगा। तो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में क्या डिफरेंस है? तो ड्यूटी मैंने जैसे बोला कि ट्रूथ, सही बोलना या सच बोलना एक ड्यूटी है, ठीक है। अब ऑब्लिगेशन में क्या हो रहा है, ऑब्लिगेशन इज, मैं बोल रही हूँ मान लो कि आई ऑब्लाइज टू डू दैट, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो कि मेरा ड्यूटी था आज घर में, कुछ ड्यूटी था, मान लो आज मेरा ड्यूटी था कि आज मुझे पढ़ना है। पर मान लो कि घर में कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो मैं पढ़ नहीं पाई। मेरा ड्यूटी है एज अ स्टूडेंट, माय ड्यूटी कि मैं डेली पढ़ाई करूँगी, तभी जाके यूजीसी नेट सेट मेरा क्लियर होगा। पर हो सकता है कि कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया तो मैं नहीं पढ़ पाई, ठीक है। पर जब मान लो कि मैं कहीं पे पढ़ा रही हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में मैं पढ़ा रही हूँ, तो मान लो कि मैं क्लास करने चली गई हूँ। अब जब तक मुझे इमरजेंसी का नहीं पता है, या फिर मान लो इमरजेंसी का पता है, स्टिल शायद मुझे क्लास लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे शायद छुट्टी नहीं मिल रही है। ऐसा होता है, बहुतों के साथ ऐसा होता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्शन है कि आपको कहीं भी जाना है आप जाओ, पहले आपको क्लास करके जानी पड़ेगी। ऐसा बहुत स्कूल में कॉलेज में होता है, राइट। या बहुत जगह पे, काम की जगह पे भी हो सकता है कि आपको अगर कहीं जाना है, आप पहले आपका जो ड्यूटी है 10 to 8 और 9 PM, जो नॉर्मल प्राइवेट में वर्क करते हैं उनको ये पता होगा, रिलेट लग रहा होगा उनको। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑब्लिगेशन में एक रेस्ट्रिक्शन आता है। पर ड्यूटी में क्या होता है, मान लो कि जॉब का ड्यूटी, हाँ, फिर होम ड्यूटी, या फिर मान लो एज अ स्टूडेंट वी हैव अ लॉट ऑफ ड्यूटी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये ड्यूटी में आता है। जैसे कांट बोलेंगे कि ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, तो हम क्यों कोई ड्यूटी करेंगे, हम नहीं भी कर सकते। पर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे समझ रहे हैं कि हम जो ड्यूटी कर रहे हैं ना, वो मानना भी हमारा ड्यूटी है, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि गीता पढ़ा होगा सबने, तो गीता में क्या होता है कि गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमको युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप हो योद्धा, क्षत्रिय धर्म है आपका। तो अगर आप योद्धा हो, तो योद्धा का जो कैरेक्टर है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, उसको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, राइट। तो उसका ड्यूटी है। अब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा काम ही है पढ़ाना। तो अगर मेरा काम है पढ़ाना, तो वो चीज़ मैं जब ऐसा समझूंगी ना कि ये मेरा ड्यूटी है, ये मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मान लो कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको पढ़ाना नहीं पसंद आ रहा है, जिसने मान लो नेट सेट क्वालिफाई भी कर लिया है, JRF भी मिल गया है उनको, ठीक है। मान लो कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गया है, पर स्टिल वो पर्सन खुश नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ाने में वो मज़ा नहीं आ रहा है।
मान लो कि मैं क्लास ले रही हूँ या मैं कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ा के मुझे खुशी मिल रही है। मान लो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट क्लास में मैंने जो पढ़ाया है या फिर मैं जहाँ पे जाके पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे पढ़ाने के बाद मुझे लगा होगा कि यार मैंने ये जो चीज़ बोली ना, ये मुझे थोड़ा सा और शायद देखना पड़ेगा, या फिर और ज़्यादा कुछ चीज़ मिस हो गया। ऐसा होता है कि मान लो कि कोई कंसेप्ट हम पढ़ा रहे, इतने सारे बहुत ब्रॉड एरिया है ना, तो इतने सारे कंसेप्ट में हो सकता है एक दो पॉइंट्स शायद छूट गया हो, तो वो चीज़ मैं रेक्टिफाई करके कर रही हूँ। तो वो जो चीज़ है ना, तो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कि ये एज अ टीचर और एज अ प्रोफेसर और एज अ डॉक्टर ये हमारा ड्यूटी है। तो डॉक्टर सोचेगा कि मुझे डेली की ऑपरेशन करना है, बहुत ही बोरिंग है, तो फिर तो हो गया, राइट। तो जो काम आपका है उस काम को आप अगर ड्यूटी के हिसाब से करोगे कि मेरा ये ड्यूटी है, मेरा ये काम है, तो मुझे ये करना होगा, ये करना ही मेरा ड्यूटी है। स्टूडेंट अगर हूँ, पढ़ना ही मेरा ड्यूटी है, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा चाहे कोई भी सिचुएशन हो। पर ये ऑब्लिगेशन में क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, ठीक है। ड्यूटी में वैसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम स्किप कर देते हैं चीज़ों को, पर जहाँ पे ये ऑब्लिगेशन आएगा ना, वहाँ पे हम स्किप नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। ओके, सो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के बीच में डिफरेंसेस क्या है? जैसे कि मैं बताया कि ड्यूटी जो है कि एक चीज़ मैं कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ माई ड्यूटी, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरी मर्ज़ी है, या फिर मैं जो ऑक्यूपेशन मैंने चूज़ किया है या फिर जो भी जॉब मैंने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें मेरी ड्यूटीज़ हैं, ओके। पर ऑब्लिगेशन में क्या है कि ये चीज़ मुझे करनी ही पड़ेगी, वेदर आई वॉन्टेड टू डू और वेदर आई डिड नॉट वॉन्टेड टू डू, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है, ओके। सो ड्यूटी जो चीज़ है ये यूजुअली मॉरल, लीगल या फिर प्रोफेशनल नेसेसिटी में आता है, ठीक है। पर्टिकुलर पोजीशन में हो सकता है या फिर पर्टिकुलर रोल के लिए। जैसे मान लो कि टीचर की ड्यूटी क्या है, कि टीचर की ड्यूटी है स्टूडेंट लोगों को समझाना, पढ़ाना, उनके साथ एक टीचर स्टूडेंट का एक बॉन्ड क्रिएट करना, ताकि स्टूडेंट कहीं पे भी डरे ना, कोई भी क्वेश्चन अराइज करने के लिए कहीं पे भी स्टूडेंट घबराए ना कि ये पूछूंगी तो शायद मैम डांट देगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, ओके। एंड ऑब्लिगेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस एक रिस्ट्रिक्शन है, एक बॉन्ड है कि मान लो जैसा होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल, जैसे हमारे केस में ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल गेस्ट फैकल्टी या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसर। तो वहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि आप कितना भी पढ़ाओ, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको 1 या 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल शायद प्रोफेसर ही मिले या फिर गेस्ट फैकल्टी हो सकता है मिले। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो या फिर मान लो कि उनको चाहिए कि एक परमानेंट पोस्ट में आप रहो, तो वो हो सकता है कि आपको परमानेंट कर दे, पर ऐसा कोई 100% एश्योरेंस नहीं है कि वो आपको परमानेंट ही करेंगे प्रोफेसर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ में क्या होता है कि एक ऑब्लिगेशन रहता है, एक बॉन्ड रहता है, एक रिस्ट्रिक्शन रहता है, जैसे नहीं बोलते बॉन्ड साइन करा है हमसे, तो वो वाली चीज़ होती है। पर ड्यूटी में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो हम बोल रहे आई मस्ट हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक, ठीक है, कि ये मुझे कंप्लीट करना ही है, मेरा एग्ज़ाम है, ये करना मेरा ड्यूटी है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, आई हैव टू डू, शायद मुझे पसंद नहीं आ रहा है पर स्टिल आई हैव टू डू दिस, ओके। यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया गया है कि मान लो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसका क्या ड्यूटी है, पब्लिक सेफ्टी। मान लो एक टीचर है या फिर एक डॉक्टर है, उसका क्या ड्यूटी है कि वो अपने पेशेंट का जितना मतलब उससे हो पाए उतना कोशिश करेगा उसकी जान बचाने का, राइट। या फिर इट इज़ आवर ड्यूटी टू वोट, ये भी एज अ सोसाइटी के मेंबर के हिसाब से हमारा ये क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे हमारा राइट है वोट देना, राइट। तो वो चीज़ भी हमारा ड्यूटी है, एज अ ह्यूमन बीइंग भी हमारी कुछ ड्यूटीज़ है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। ऑब्लिगेशन में क्या एग्जांपल दिया जा रहा है, ही हैज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। मान लो कि जैसे मैंने बोला कि आप एक गेस्ट फैकल्टी हो, आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है 1 या 2 साल का, उसके अंदर आपको मान लो कि आपको बोला गया है, आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी हो, तो आपको बोला गया है आपको टोटल 2 साल में 100 या 200 क्लासेस लेनी होंगी, वेदर किसी भी रेट पे आप लोग, पर आपको टोटल कंप्लीट करनी पड़ेगी, वो बॉन्ड आपका साइन हुआ है। तो वो चीज़ क्या है कि वो कंप्लीट करनी होगी आपको उस टाइम के दौरान, वो ड्यूरेशन दिया गया है।
तो उस चीज़ में क्या हो रहा है कि आप ऑब्लाइज्ड हो रहे हो या एक बॉन्ड हो रहा है, एक रिस्ट्रिक्शन। ओके, या फिर दूसरा एक हम चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि हम एथिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आई हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू हेल्प माई फ्रेंड, कि एक हमारा नैतिक क्या बोलते हैं कि कंपल्सरीनेस नहीं बोल सकते, एक मतलब जोर ज़बरदस्ती। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है कि करना ही होगा। तो ये एक चीज़ है कि उस हिसाब से मुझे अपनी दोस्त की मदद करनी ही पड़ेगी। मैं शायद नहीं चाह रही हूँ मदद करना, पर स्टिल मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, ओके। तो ये जो चीज़ें हैं, फिर हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज पहले पढ़ा गुड एंड राइट का कंसेप्ट पढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा हमने जस्टिस पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं कार्डिनल वर्चू, एंडियोमोनिज्म, ये दो पढ़ा के फिर हमारा जो ब्रांचेस है ना, नॉर्मल जो ब्रांचेस है एथिक्स के, मैं उस तरफ जाऊंगी। ठीक है, टेलियोलॉजिकल, फिर डिओंटोलॉजिकल, वो जो डिवीजन है मैं उस तरफ जाऊंगी। ठीक है, आज की यही हमारी क्लास रही। तो ये कंसेप्ट हमने पढ़ा आज। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा राइट एंड गुड, सेकेंड हमने पढ़ा जस्टिस, देन हमने पढ़ा ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ये 5 कंसेप्ट मैंने बना दिया है, और ये 5 कंसेप्ट की PDF मैं आज ही ग्रुप में अपलोड कर दूंगी। तो जो लोग ग्रुप में ऑलरेडी है उनको तो सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, पर जो लोग ग्रुप में नहीं है तो मैं उनको बोलूँगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के, आप लोग ज्वाइन हो जाना। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे नोट्स, सारे PDFs, क्वेश्चन पेपर, PYQ सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे सब कुछ अपलोड करूँगी। ठीक है, और एक चीज़, अगर मान लो कि मैंने जो भी पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट हो आपको, या फिर आपको कोई भी लगे कि ये जो टॉपिक है ये और ज़्यादा डेप्थ में मुझे जाननी है, या आपको समझ में ना आया हो जो मैंने बोला, तो आप वो भी कमेंट करके बताना, तो मुझे वो चीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।